आई थिंक किसी एक यूजर का इशू है, आपको चेक करना है, आपके नेटवर्क से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। ओके, तो आज हम लोग अपना स्कैनिंग नेटवर्क का थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, मोबाइल में लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं आप सुभाषिस, बट वो यूज करने लायक नहीं होता है। जस्ट इमेजिन आप 6 इंचेस के स्मार्ट स्क्रीन के स्मार्टफोन में आप ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज करेंगे? पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आपको लैपटॉप होना जरूरी है, लैपटॉप या तो डेस्कटॉप, दोनों में से कोई एक चीज। ओके एवरीवन, तो क्या हम स्कैनिंग नेटवर्क अब शुरू करते हैं? किसी को कोई और डाउट? टैबलेट्स में आप कर सकते हो, टैबलेट में कोई इशू नहीं है, स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि आप प्रैक्टिकल्स कर सको। फोन में उतना अच्छे से पॉसिबल नहीं होता है। किसी को कोई और डाउट? एनीवन कि स्कैनिंग नेटवर्क हम शुरू करें? अगर आपको कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी, बिकॉज आपको कोई भी इशू है तो उसको ग्रुप में डिस्कस करना, जिस ग्रुप का क्रिएशन इलीगल है उसमें आप ही का नुकसान है। कोई आपको डाउट है तो आप लाइव चैट में ट्यूटर से पूछ सकते हो। कोई फायदा नहीं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाओ, कोई इलीगल एक्ट। रैम फोन्स में मिनिमम 4 to 6 GB तो इम्पॉर्टेंट होता है। 4 से 6 GB तक का रैम फोन में जब तक अगर आपका नहीं है तो पॉसिबिलिटीज नहीं होता है प्रैक्टिकल का। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन Nmap इन शॉर्ट? ओके, Nmap एक ऐसा टूल है जिसके हेल्प से हम नेटवर्क स्कैन करते हैं। ओके, जैसे कि वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स या कोई भी ऐसा चीज जो ऑनलाइन होस्टेड है, जिसका आईपी एड्रेस हम लोग के पास है। जनरली कोई भी चीज ऑनलाइन जो होस्टेड होती है उसका एक आईपी एड्रेस होता है, जिस आईपी एड्रेस के थ्रू हम उसको ब्राउज करते हैं या उसको एक्सेस करते हैं। तो उस सर्वर या उस आईपी एड्रेस पर लोकेटेड सर्विसेज को अगर आप स्कैन करना चाहते हो, यानी कि उसके बारे में पता लगाना चाहते हो, तो आप Nmap यूज कर सकते हो। जैसे कि वो कौन सा सर्वर रन कर रहा है, कितने सारे पोर्ट्स हैं, कितने पोर्ट्स ओपन हैं, कितने पोर्ट्स क्लोज हैं, उसका ट्रेस राउट रिजल्ट क्या है। ट्रेस राउट मतलब क्या होता है? ट्रेस राउट मतलब आप अगर आप उस ब्राउजर को, उस वेबसाइट को अपने लैपटॉप या अपने फोन से यूज कर रहे हो, तो उस डिवाइस से लेके उस वेबसाइट को एक्सेस करने के बीच में जितने भी नेटवर्क्स और सर्वर्स हैं जिसके जिसके थ्रू आप पास कर रहे हो, उसके आईपी एड्रेस, उसके लोकेशंस को ट्रेस राउट में हम लोग देख सकते हैं। आई होप आप में सभी लोगों का ट्रेस राउट क्लियर होगा, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी किया था। एवरीवन, ट्रेस राउट का मीनिंग आई होप सबको क्लियर है। सपोज आप अपने फोन में एयरटेल का इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो ट्रेस राउट में पहला आईपी एड्रेस आएगा आपके एयरटेल प्रोवाइडर का, आपके आईएसपी का। एयरटेल के बाद वो कहाँ जा रहा है, कौन से सर्वर पे राउट हो रहा है, उस सर्वर का आईपी एड्रेस फिर आपको शो करेगा। उस सर्वर के बाद कौन से सर्वर पे जा रहा है उसका आईपी एड्रेस शो करेगा। देन जो फाइनल वेबसाइट है फिर उसका आईपी एड्रेस शो करेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रेस राउट। ट्रेस राउट में हम लोग स्कैन करते हैं कि हमारे डिवाइस से लेके वेबसाइट के बीच में जितने भी रूट्स हैं, लोकेशंस हैं सर्वर्स के, वो क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, ये पता लगाते हैं हम लोग ट्रेस रूट में। तो ये सारी सारी चीजें हम लोग Nmap के थ्रू स्कैन करते हैं। हाँ, कोई सॉफ्टवेयर, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करने का जरूरत नहीं है आपको, Nmap ही सारी चीजों का रिजल्ट आपको शो कर देगा। कोई दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करने का जरूरत नहीं है। Nmap जो है वो सर्टिफाइड टूल है, बहुत ही पॉपुलर टूल है, उसको यूज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो हम लोग आते हैं स्कैनिंग नेटवर्क्स पे। तो जैसा कि हम लोगों ने 2 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्या क्या ऐसे वर्ड्स, यानी कि ऐसे ऐसे टर्म्स जैसे कि मालवेयर, ओके, टोपोलॉजी, एडवेयर, स्पाईवेयर, वनरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट, ऐसे ऐसे टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। अब उन टर्म्स का
मीनिंग क्या होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उसका इंपॉर्टेंस यही था कि अभी हम लोग के 17 मॉड्यूल और बाकी हैं, 17 मॉड्यूल्स और अभी बाकी हैं। तो उन 17 मॉड्यूल्स में ऐसे ऐसे टर्म्स के यूजेज और प्रैक्टिकल में भी ऐसे ऐसे टर्म्स के यूज बहुत होते रहेंगे। तो उस टाइम आपका कोई कंफ्यूजन ना हो और आप ये सवाल ना करें कि सर ये टर्म का मतलब क्या होता है, इसलिए हम लोगों ने वो इंपॉर्टेंट टर्म्स वाला मॉड्यूल जो है कंप्लीट किया। ओके, एंड सॉरी फॉर दैट कि वो अभी तक अपलोडेड नहीं है। मैं उस फोल्डर में वो फोल्डर क्रिएट करके वहां पे मैं अपलोड करता हूँ न्यू क्लास का। आई होप क्लास नंबर 7 होगा वो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद स्कैनिंग नेटवर्क्स। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने इंट्रो क्लास में डिस्कस किया था कि हैकिंग, इथिकल हैकिंग में टोटल 4 फेज होते हैं, 4 प्रोसेसेस होते हैं जो हम लोग को करने पड़ते हैं। पहला होता है आपका फुटप्रिंटिंग, दूसरा होता है आपका स्कैनिंग, फिर होता है आपका मेंटेनिंग गेनिंग एक्सेस, देन होता है आपका मेंटेनिंग एक्सेस जनरली। ओके, और अगर और आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में होता है आपका क्लियरिंग लॉग्स, अपने आप को छुपाना या तो जो भी सबूत मौजूद हैं उसको हटाना। तो ये 4 से 5 होता है प्रोसेस। तो हम लोगों ने फुटप्रिंटिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब स्कैनिंग क्या होता है? तो पहला फेज तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। तो क्या उतना काफी है किसी वेबसाइट या किसी सर्वर या किसी सिस्टम को हैक करने के लिए? नहीं, उतना काफी नहीं है, हमको और चाहिए। तो वो हमको मिलता है कहाँ? स्कैनिंग में। नेटवर्क्स को स्कैन करने के दौरान हम लोग को वो डिटेल्स जो है वो हम लोग को मिलेंगी। तो अब स्कैनिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है? फुटप्रिंटिंग में हम लोग ओवरव्यू करते हैं, ऊपर ऊपर से जो भी जानकारी हम लोग को मिल सके वो हम लोग लेते हैं। स्कैनिंग में हम लोग पूरा डीपली जाते हैं, पूरा गहराई में जाके उस सर्वर के, उस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ओके, यही है कि स्कैनिंग और फुटप्रिंटिंग दोनों है सेम, बट लेवल का डिफरेंस है। फुटप्रिंटिंग लो लेवल है, स्कैनिंग हाई लेवल है। ओके, अब स्कैनिंग के बाद एक और आता है फेज जिसमें एनुमरेशन करते हैं हम लोग, जो कि थर्ड मॉड्यूल है हम लोग का। एनुमरेशन भी सेम ही है, बट वो और डीपली आपको सर्च करता है डिटेल्स के बारे में। तो 3 से 4 स्टेप्स में तो हम लोग सिर्फ स्कैनिंग ही करते हैं। तो इसी से आपको चलता होगा पता, मतलब कि स्कैनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। जानकारी इकट्ठा करना बहुत ही जरूरी है। किसी भी वेबसाइट, किसी भी सर्वर पे आप डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते हो। आप में से बहुत से लोग बेचैन होंगे कि कैसे कैसे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस तक पहुंच जाएं, सिस्टम हैकिंग तक पहुंच जाएं, वाईफाई हैकिंग तक पहुंच जाएं। जरूर पहुंचोगे, बट अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो आप एडवांस जाके क्या करोगे? इसलिए बेस अपना स्ट्रांग करो पहले। तो स्कैनिंग नेटवर्क्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्कैनिंग के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। ओके, स्कैनिंग टर्म तो क्लियर है आप लोग को, बट उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों करना है हम लोग को। फिर देखेंगे हम लोग कि टूल्स कौन कौन यूज करेंगे, कौन कौन से हम लोग स्कैनिंग में, क्या क्या टेक्निक्स है स्कैनिंग के। ओके, आईडीएस और फायरवॉल। आईडीएस क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, ये जानेंगे हम लोग। बैनर ग्रैबिंग क्या होता है ये देखेंगे। नेटवर्क का डायग्राम कैसे होता है, बनाते हैं, ये देखेंगे। और लास्ट में पेन टेस्टिंग। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स में अगर पहले हम आए तो कॉन्सेप्ट्स में आपका सबसे पहले स्कैनिंग कैसे किया जाता है। तो फुटप्रिंटिंग में तो हम लोग एनमैप वगैरह यूज कर रहे थे, स्कैनिंग में भी हम लोग एनमैप यूज करेंगे, बिकॉज एनमैप बहुत ही पॉपुलर टूल है। दोनों में उसका काम सेम ही है स्कैनिंग का, बट फुटप्रिंटिंग में भी उसका यूज होता है, स्कैनिंग में भी उसका यूज होता है। तो स्कैनिंग कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक नेटवर्क है जिसको हमको स्कैन करना है, और ये एक अटैकर है जो कि स्कैन करेगा। अटैकर क्या करता है? अच्छा, पहली बात तो यहाँ पे सबको टीसीपी आईपी का मतलब पता है। टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एवरीवन? ओके, तो जैसा कि आपको टीसीपी आईपी का मतलब पता है, मतलब इसका क्या हुआ कि कोई भी कम्युनिकेशन जो कि इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन मतलब हमारे मोबाइल फोन, हमारे लैपटॉप, हमारे डेस्कटॉप से इंटरनेट पे जाके उस इंटरनेट एड्रेस से उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जिसको हमको एक्सेस करना है या किसी नेटवर्क को एक्सेस करना है, उससे कनेक्ट होने के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल होता है। ओके, उस कम्युनिकेशन चैनल के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम लोग टीसीपी आईपी भी कहते हैं। कुछ कुछ सर्विसेज टीसीपी पे रन करते हैं, कुछ कुछ सर्विसेज यूडीपी पे रन करते हैं, कुछ कुछ सर्विसेज आईसीएमपी पे रन करते हैं। ओके,
जनरली टीसीपी पे रन करता है मैक्सिमम सर्विस। कोई भी हम लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, टीसीपी कम्युनिकेशन हर जगह यूज होता है। टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो एक अटैकर क्या करता है, एक टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है नेटवर्क के साथ, कुछ कुछ डिटेल्स भेज के। नेटवर्क को, जैसे कि अटैकर ने एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे ये जानना है आपके नेटवर्क्स में क्या क्या डेटाबेसेस यूज हो रहे हैं और क्या क्या वर्जन्स हैं और कौन कौन से सर्विसेज आप यूज कर रहे हो। तो ऐसा रिक्वेस्ट अटैकर जो नेटवर्क को भेजेगा, नेटवर्क को लगेगा कि ये एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, उसमें कोई खतरा नहीं है, और नेटवर्क क्या करेगा, उस अटैकर को वापस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के साथ रिस्पॉन्स भेज देगा। तो नेटवर्क को पता नहीं होता है कि आखिर ये रिक्वेस्ट कौन मांग रहा है। नेटवर्क के लिए हर एक रिक्वेस्ट एक कॉमन यूजर से है। आप गूगल पे ये सर्च करो, हाउ टू हैक गूगल, तो क्या गूगल को पता है कि आप उसको हैक कर रहे हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि गूगल को वो जो टर्म है वो प्रोसेस करना है एक एक्चुअल सर्च की तरह। आप गूगल पे सर्च करोगे हाउ टू हैक गूगल, ऐसे तो नहीं गूगल आपको ब्लॉक कर देगा, नहीं, गूगल आपको रिजल्ट देगा हाउ टू हैक गूगल। तो यही एक चीज होता है, नेटवर्क नेटवर्क आपको कैटेगराइज नहीं करता है कि आप अटैकर हो कि आप यूजर हो। ओके, उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। फायरवॉल होता है, आईडीएस होता है, अलग अलग टूल्स यूज करते हैं नेटवर्क प्रोवाइडर्स ताकि अटैक से बच सकें। इसी यही कारण है कि क्यों इथिकल हैकर्स वो लोग हायर करते हैं, क्योंकि पहले ही लेवल पे प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, कुछ अगर हैक हुआ तो उसको पकड़ा कैसे जाए, इस लेवल पे मेनली लोग काम करते हैं, बट सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक नेटवर्क स्कैनिंग कैसे किया जाता है, अटैकर एक कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट भेजता है और नेटवर्क वापस से उसको इन्फॉर्मेशन दे देता है। यही काम कर रहा था एनमैप। एनमैप में हम आईपी एड्रेस डाल रहे थे और उस आईपी एड्रेस को स्कैन करने के बाद एनमैप को जो जो डिटेल्स मिल रहा था वो हमको प्रिंट कर दे रहा था वहां पे एनमैप। क्लियर सबको? तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है। हम नेटवर्क को स्कैन क्यों कर रहे हैं, बिना मतलब का तो हम स्कैन नहीं करेंगे। उसको स्कैन करने के पीछे एक मोटिव है, एक गोल है और ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, टू डिस्कवर लाइव होस्ट, आईपी एड्रेस एंड ओपन पोर्ट्स। जिस भी नेटवर्क को हम लोग स्कैन कर रहे हैं, उसको स्कैन करने के बाद हमको उसका लाइव सर्विसेज मिलेगा, आईपी एड्रेस मिलेगा, ओपन पोर्ट्स मिलेंगे, लाइव होस्ट मिलेंगे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोग यूज कर रहे हैं वो मिलेगा, सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है वो पता चलेगा, कौन कौन से सर्विसेज रन हो रहे हैं, कौन कौन से होस्ट पे रन हो रहे हैं, और क्या क्या वनरेबिलिटीज हैं। ये सारे के सारे चीजें हम लोग को नेटवर्क स्कैनिंग के बाद मिलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव हुआ हम लोग का। क्लियर सबको, एवरीवन? सबको क्लियर है ये पॉइंट? ओपन पोर्ट्स मीन एक सर्वर, सपोज एक सर्वर, उस सर्वर के ऊपर बहुत सारे सर्विसेज रन होते हैं। ओके, सपोज फेसबुक, तो फेसबुक का सर्वर है, उस सर्वर पे हजारों सर्विसेज रन होते होंगे। अब वो सर्विसेज अलग अलग पोर्ट्स पे रन होते हैं। ओके, पोर्ट क्या होता है, पोर्ट एक तरह से गेटवे होता है। जैसे कि आपको अपने घर में एंटर करने के लिए गेट का यूज करना पड़ता है, डोर का, दरवाजा का। बिना उसके तो आप अपने घर में एंटर नहीं कर सकोगे या निकल नहीं सकोगे। अब आप खिड़की से तो नहीं आओगे जाओगे। तो उस पोर्ट का मतलब भी यही होता है। पोर्ट एक गेटवे, एक दरवाजा की तरह काम करता है सर्वर में आने जाने के लिए। तो एक सर्वर डिफरेंट डिफरेंट, सबको क्लियर है? ओके, वॉइस ब्रेकिंग इशू।
आई थिंक नेटवर्क इश्यूज। एवरीवन लेट मी नो कि अभी वॉइस क्लियर है या अभी भी इशू है। ओके, तो पोर्ट्स मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोर्ट्स मतलब क्या होता है, जिस तरह से एक डोरवे होता है, डोरवे यानी कि गेट, आपको अपने घर में एंटर करने के लिए डोर का इस्तेमाल करना पड़ता है, दरवाजे का। उसी तरीके से सर्वर के पास अलग अलग सर्विसेज रन करने के लिए अलग अलग गेटवेज बनाने पड़ते हैं, जिसको हम लोग पोर्ट नंबर के नाम से जानते हैं। एक सर्वर पे एफटीपी सर्विस रन करने के लिए पोर्ट नंबर 80 यूज करते हैं। ओके, सॉरी, पोर्ट नंबर 21 यूज करते हैं, पोर्ट नंबर 22 यूज करते हैं। ईमेल हैंडल करने के लिए अलग पोर्ट नंबर यूज करते हैं। ओके, एचटीटीपी सर्विस हैंडल करने के लिए पोर्ट नंबर 80 यूज करते हैं। तो यही यूज होता है पोर्ट्स का। अब पोर्ट्स स्कैन करने का क्या मतलब, तो अगर आपको पर्टिकुलर वेबसाइट हैक करना है, सर्विसेज हैक करने हैं, तो आप टोटली उसको हैक नहीं कर सकते हो, नोड सर्वर का पकड़ना होगा। ओके, क्योंकि वल्नरेबिलिटीज हर जगह अवेलेबल नहीं रहती है, वल्नरेबिलिटीज कहीं ना कहीं एक जगह मौजूद रहता है। सारे पूरे सर्वर पे खामियां नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं एक जगह होता है। तो आप किसी भी एक सर्विस को पकड़ लो, कोई भी एक पोर्ट नंबर जहाँ पे कोई इशू है, देन उसको एक्सप्लॉइट करो। तो ये होता है पोर्ट को स्कैन करने का मतलब और पोर्ट का यूज। आई होप सबको क्लियर है। अब यहाँ पे है टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी सर्विस से कनेक्ट होने के लिए यूजर को टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन के थ्रू जाना होता है। जस्ट सेकेंड। ओह सॉरी एवरीवन, एक्चुअली आई गॉट अ कॉल। सो टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन, जैसे कि हम लोग डिस्कस किया था, कोई भी सर्विस से कनेक्ट होने के लिए हमको टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन के थ्रू जाना होता है। तो टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन में क्या होता है कि थ्री वे हैंडशेक, कोई भी सर्विस से कनेक्ट होने के लिए थ्री वे हैंडशेक कॉन्सेप्ट का हमको यहाँ पे यूज करना होता है। अब थ्री वे कॉन्सेप्ट हैंडशेक क्या होता है, तो जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि एक सर्वर है और ओके वॉइस प्ले। एवरीवन सेम इशू है आपको वॉइस का, प्लीज कंफर्म मी बिकॉज आई थिंक नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके, सो सबको यही इशू है। एवरीवन अब क्लियर है? लेट मी नो इन द चैट। एवरीवन अभी वॉइस क्लियर है?
एवरीवन चैट में कंफर्म कीजिए अभी क्लियर है या अभी भी कुछ इशू है, बिकॉज आई थिंक नेटवर्क फ्लक्चुएशन के कारण इश्यूज हो रहे हैं। आई थिंक ऐसे इश्यूज होते रहेंगे बिकॉज नेटवर्क्स इशू है। ओके सो ऑलरेडी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, तो टीसीपी कम्युनिकेशन पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि है क्या। तो जैसे कि थ्री वे हैंडशेक मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे एक यूजर है और एक सर्वर है जो दोनों आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। थ्री वे हैंडशेक क्या होता है कि सर्वर यूजर पहले एक रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे आपसे पोर्ट नंबर इतने पे कनेक्ट होना है, और यूजर क्या करता है कि दोबारा उसको रिस्पॉन्स भेजता है कि ओके मैं पोर्ट नंबर इतने पे अवेलेबल हूँ, आप कनेक्ट हो सकते हो। एंड यूजर दोबारा उसको करता है रिक्वेस्ट, ओके मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। तो ये कहते हैं थ्री वे हैंडशेक, 1 2 3। थ्री वे हैंडशेक के थ्रू टीसीपी सेशन एस्टेब्लिश होता है। कभी भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कब करते हो आप, जब नॉर्मली किसी फ्रेंड को आपने मैसेज किया, वो भी थ्री वे हैंडशेक के थ्रू होता है। आपका इंटरनेट ऑन है तब जाएगा मैसेज, नहीं ऑन है तब नहीं जाएगा मैसेज। इंटरनेट अगर ऑन भी है और यूजर का इंटरनेट नहीं है जिसको आपको भेजना है मैसेज, उस टाइम क्या होगा, आपका मैसेज चल तो जाएगा बट वो डिलीवर नहीं होगा। वहां भी थ्री वे हैंडशेक होता है। आपने कुछ सेंड किया, उस सर्वर पे वो गया, उधर से पहले रिक्वेस्ट गया कि ये एक मैसेज है जिसको इस यूजर के फोन पे भेजना है। उस यूजर का फोन अवेलेबल है कि नहीं, इंटरनेट उसका ऑन है कि नहीं, वो कंफर्म होने के बाद ही मैसेज जाएगा। वहां पे अगर वो ऑन है तो सर्वर वापस रिस्पॉन्स भेजेगा कि हाँ वो ऑन है, मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज आपका चल जाएगा तो यूजर के पास से रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपको मेरा मैसेज मिल चुका है। जैसे कि व्हाट्सएप पे अगर हम एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट्सएप का, तो सिंगल टिक, डबल टिक, ब्लू टिक, तीन ही स्टेप हुआ। एक और होता है जिसमें कि आपका टाइमर का ऑप्शन आता है, जिसका मतलब है कि आपका इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा है तो ऑन नहीं है। सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट में क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे थ्री वे हैंडशेक का, कि कैसे टीसीपी सेशन एस्टेब्लिश होता है एवरीवन। तो ये थ्री वे हैंडशेक हुआ। ऐसे ही टीसीपी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, टीसीपी सेशन एस्टेब्लिश होता है हर जगह। तो ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हुआ सेशन एस्टेब्लिश करने का। टर्मिनेट कैसे होता है, तो मान लीजिए कि हमारा काम सर्वर के साथ फिनिश हो चुका है, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, मेरा काम भी पूरा हो गया। टर्मिनेट कैसे करना है, कभी भी हम सेशन टर्मिनेट किए बगैर कोई भी सर्वर काम नहीं करता। हर एक सर्वर पे सेशन एस्टेब्लिश होता है और फिर टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट में क्या होता है कि यूजर ए यूजर बी को भेजेगा रिक्वेस्ट कि मेरा काम हो चुका है, डेटा ट्रांसफर मैंने कर लिया है। सर्वर वापस रिक्वेस्ट भेजेगा यूजर को कि ओके मैं अब टर्मिनेट कर देता हूँ रिक्वेस्ट को, यानी कि कनेक्शन को हम लोग अब बंद कर देते हैं। आपका काम जब हो चुका है तो मैं कनेक्शन बंद कर देता हूँ, और एक और रिक्वेस्ट भेजेगा रिस्पॉन्स कि हाँ आपका डेटा मेरे को मिल चुका है। बिना कंफर्मेशन के रिक्वेस्ट क्लोज करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। जिस चीज के लिए मैंने सर्वर से कांटेक्ट किया वो पूरा ही नहीं हो पाया, तो क्या फायदा उसको टर्मिनेट करने का। तो यहाँ से रिक्वेस्ट गया कि मेरा काम हो चुका है, वापस रिस्पॉन्स आया ओके अब मैं सेशन को टर्मिनेट कर देता हूँ, रिक्वेस्ट आपका डिटेल्स मेरे को मिल चुका है। और वहां से वापस रिस्पॉन्स आएगा कि ओके थैंक्स बाय, सेशन टर्मिनेटेड। तो ये हुआ थ्री वे हैंडशेक, टीसीपी सेशन एस्टेब्लिशमेंट, और ये हुआ टीसीपी सेशन टर्मिनेशन। सबको क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट चैट में कंफर्म कीजिए। हाँ यहाँ पोर्ट नंबर जरूरी है संजय। अगर हमारा पोर्ट सपोज यहाँ पे आपने देखा कि मेरे को आपके पोर्ट नंबर 21 से कनेक्ट होना है, ओके, जरूरत कुछ भी हो सकता है, ओके, यूजेज कुछ भी हो सकता है। तो पोर्ट नंबर 21 से कनेक्ट होना है अगर हम लोग को, और पोर्ट नंबर 21 आपका ओपन ही नहीं है, तो कनेक्शन होगा क्या नहीं होगा, वो चैट में कंफर्म कीजिए किसी को कोई आंसर मालूम है तो। अगर पोर्ट नंबर 21 से हम लोग कनेक्शन करना चाहते हैं वो ओपन ही ना हो, तो क्या कनेक्शन होगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा, नहीं, आई एम नॉट ओपन इन पोर्ट नंबर 21, तो कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होगा। तो ये एक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, ओके, ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट जरूरी है। भले ही इसका हम लोग उतना यूज ना करें बट ये बैकएंड में तो होने वाला है। तो आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर के बैकएंड में आखिर हो क्या रहा है, जब तक आपको वही नहीं मालूम है तो आप एक
एक्चुअल इथिकल हैकर या हैकर नहीं हो। एक एक्चुअल इथिकल हैकर और हैकर वही होता है जिसको हर एक चीज मालूम है कि वो सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर का बैकएंड क्या है, उसका एल्गोरिदम क्या है। सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करना, क्लिक करना, ये करना वो करना एक एक्चुअल हैकर इथिकल हैकर नहीं कहलाता है। ओके, इसलिए ये जो टीसीपी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश जो करने वाला तरीका है ये जानना जरूरी होता है। तो जो भी हम नेटवर्क्स को स्कैन करते हैं, तो उस नेटवर्क को स्कैन करने के लिए नॉर्मली हमको प्रिटेंड करना होता है कि हम नॉर्मल यूजर हैं। कोई सर्वर अनऑथराइज्ड सर्च या तो कोई ऐसे रिक्वेस्ट का रिस्पांस नहीं देगा जहां उसको कुछ गड़बड़ लगा। अगर सर्वर को कुछ गड़बड़ लगा कि कोई हैक करने का कोशिश कर रहा है या कुछ उल्टा सीधा स्कैन करने का कोशिश कर रहा है, उसको उसका रिक्वेस्ट वो अप्रूव नहीं करेगा। तो इसीलिए अटैकर्स क्या करते हैं, कस्टम पैकेट्स बनाते हैं। पैकेट्स मतलब आगे वो सबको क्लियर है, नहीं है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पैकेट्स क्या होता है। जब भी आप कोई भी क्वेरी परफॉर्म करते हो इंटरनेट पे, तो वो क्वेरी जो है पैकेट्स के फॉर्मेट में जाता है आपका। ओके, पैकेट्स मतलब आपने सर्च किया गूगल पे सर्च किया आपने हाउ टू मेक कुकीज, या आपने सर्च किया हाउ टू मेक कुकीज, तो गूगल के सर्वर्स के पास वो डेटा पहुंचने के लिए पहले वो पैकेट्स में क्रिएट होगा। 32 बाइट्स का पैकेट, 64 बाइट्स का पैकेट, 1 MB का पैकेट, वो पैकेट क्रिएट होता है जहां पे आपका इंफॉर्मेशन एनकैप्सुलेटेड रहता है एक पैकेज में। वो पैकेट सर्वर के पास जाएगा, गूगल के सर्वर्स उसको रेंडर करेंगे और उसके रिस्पांस को वापस भेजेंगे आपके पास। तो जाना आना दोनों पैकेट्स में होता है। यही चीज है कि आप यानी अटैकर जब कुछ सर्च परफॉर्म करोगे तो आपको खुद का पैकेट बनाना होगा। उस पैकेट में आप कुछ डमी डेटा डाल दोगे, जैसे कि कुछ भी एक जेन्युइन लगने वाला चीज। मैं ये सब प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे किया जाता है। जो भी टूल्स का लिस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पैकेट क्राफ्टिंग टूल्स, तो हम एक फेक पैकेट बनाएंगे जिसको भेजेंगे हम सर्वर पे। सर्वर को लगेगा ये जेन्युइन रिक्वेस्ट है, बट उसके पीछे हम लोग का मोटिव क्या हुआ, डिटेल्स निकालना उस सर्वर के बारे में। इस सर्वर ने वो डिटेल्स कहाँ से फैच किया, डेटाबेस कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन क्या है सर्वर का, डेटाबेस का वर्जन क्या है, सर्वर का वर्जन क्या है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, कितने पोर्ट्स ओपन हैं। तो ये सारा का सारा जो काम है आपका पैकेट के अंदर इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन जो है ये फैच कर लेगा। क्लियर सबको कि कस्टम पैकेट्स का क्या यूज होता है एवरीवन? ओके ग्रेट। तो टूल्स के बारे में बात करें, हाउ टू मेक पैकेट। पैकेट मैंने बताया आपको, हम लोग टूल्स यूज करेंगे जो प्रैक्टिकल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो जैसा कि टूल्स के बारे में मैं एक्सप्लेन कर ही रहा था, तो यहाँ पे एनमैप का नाम सबसे पहले आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनमैप सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हम लोग यूज करते ही करते हैं। तो एनमैप सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हम लोग स्कैनिंग में भी यूज करेंगे। फिर है एचपिंग 2, एचपिंग 3 जिसको हम लोग काली लिनक्स में यूज करेंगे। इसको आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये अवेलेबल रहता है। तो एचपिंग 2, एचपिंग 3। देन हम लोग के पास है यहाँ पे आपका एचपिंग की कमांड्स हो गए जो कि हम लोग कैलीनेक्स में यूज करेंगे। देन आपका नेट स्कैन टूल्स प्रो, स्कैनिंग टूल्स, नेट स्कैन टूल्स, सुपर स्कैन, पीआरटीजी, ओमनी पीक। तो इसमें से हम लोग यूज करने वाले हैं एनमैप और एचपिंग का। एचपिंग 2 और 3 यही दो टूल्स हम लोग यूज करेंगे अपने स्कैनिंग प्रैक्टिकल्स में। ओके, बिकॉज इन्हीं दो टूल्स के यूज से ही हम लोग का जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है हम लोग को मिल जाएगा। प्रोसीडिंग फर्दर, टेक्निक्स क्या क्या होते हैं। तो टेक्निक्स में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कौन कौन से पोर्ट्स पे कौन कौन से सर्विसेज रन कर रहे हैं। अगर आप स्कैनिंग कर रहे हो और आपको बाई चांस पोर्ट नंबर 37 पे वल्नरेबिलिटीज मिल गए, लूप होल्स मिल गए, वीकनेसेस मिल गए जिसको हैक किया जा सकता है, और आपको पता ही नहीं है कि पोर्ट नंबर 37 पे आखिर कौन सी सर्विस रन होती है, तो क्या फायदा आपका वो स्कैन करने का। इसलिए कौन से पोर्ट्स पे कौन कौन से सर्विसेज रन होते हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिसके लिए आप पेज नंबर 27, मॉड्यूल नंबर 3 के पेज नंबर 27 पे आप ये देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर्स के डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन क्या क्या है। ओके,
पोर्ट नंबर 7, 21, 19, 37, 68, 70, 108, 139, हर एक पोर्ट नंबर को मेंशन किया गया है यहाँ पे और उसके डिटेल्स को मेंशन किया गया है। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस मॉड्यूल के थ्रू जाइए, पेज नंबर 27, 28, मॉड्यूल नंबर 3। एक सर्विसेज से बाकी सबको डिपेंड करता है। अगर आप एक सर्विस पोर्ट नंबर 21 मान लीजिए वनरेबल है, तो पोर्ट नंबर 21 पे एफटीपी रन करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कितने लोगों को यहाँ पे एफटीपी का मतलब पता है? एफटीपी क्या होता है? एफटीपी मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी के हेल्प से आप फाइल्स को अपलोड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, डिलीट वगैरह कर सकते हो सर्वर पे। वेबसाइट डेवलपर्स क्या करते हैं कि सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट ना होके एफटीपी क्लाइंट्स का यूज करके, जैसे कि फाइल जिला या तो कोई ना कोई सर्विसेज का यूज करके सर्वर से कनेक्ट होते हैं, फाइल्स को अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, जो भी चाहे वो लोग क्रिएट कर सकते हैं एफटीपी के हेल्प से। तो अगर एफटीपी सर्विसेज उसके वल्नरेबल है वेबसाइट्स की, यानी कि आपका सर्वर का पूरा एक्सेस मिल गया आपको। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के क्या क्या लिमिटेशन है, उसी के हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हो कि आप क्या क्या हैक कर सकते हो। एफटीपी अगर हैक हो गया यानी कि पूरा वेबसाइट का कंटेंट ही आप चेंज कर सकते हो। मेल सर्वर हैक हो गया तो पूरा मेल सर्वर को आप खराब कर सकते हो। मतलब बहुत से अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग यूजेज हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक सर्विसेज को हैक कर लो तो उसके हेल्प से दूसरा भी हैक हो जाए। कभी कभी पॉसिबल होता है, कभी कभी नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म आता है आपका आईडीएस और फायरवॉल। ये और इम्पॉर्टेंट है। आईडीएस मतलब होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और फायरवॉल मतलब आपको पता ही है। तो इन दोनों का यूज ये होता है कि आउटर डेंजर से बचाने के लिए, सिस्टम को बाहरी अनवांटेड चीजों से बचाने के लिए इन दोनों का यूज होता है। हर एक के लैपटॉप सिस्टम में आईडीएस फायरवॉल रहता है, विंडोज में। इनका यूज होता है बाहरी डेंजर से आपको बचाना, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। अब स्कैनिंग करते हैं, आईडीएस और फायरवॉल सबसे आगे होता है प्रिवेंशन के लिए, यानी कि स्कैनिंग में लिमिटेड डेटा आपको मिले, वो भी फेल हो सकता है कभी कभी स्कैनिंग ऑपरेशन आपका, आईडीएस और फायरवॉल के कारण। किसी सर्वर में फायरवॉल इंस्टॉल्ड है तो क्या होगा, आपका स्कैनिंग कंप्लीट नहीं होगा, जो डिटेल्स आपको चाहिए होगा वो नहीं मिलेगा। तो इनको इवेड करना जरूरी है, यानी कि बाईपास करना जरूरी है, जिसको कहते हैं हम लोग इवेजन। इवेजन मतलब बाईपास करना। तो क्या क्या तरीका है बाईपास करने का? पहली बात तो कभी भी आप पैकेट्स को एक बार में मत भेजो। अगर आप स्कैनिंग कर रहे हो तो कोई भी पैकेट का इंफॉर्मेशन जो है एक बार में नहीं भेजो। अगर एक बार में अगर आप इंफॉर्मेशन भेजोगे तो डिटेक्ट कर लेगा कि ये जेन्युइन है कि फ्रॉड है। पैकेट फ्रेगमेंटेशन का यही यूज होता है कि उस पैकेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के भेजो। इसके कारण से आईडीएस और फायरवॉल पता नहीं लगा पाएगा कि ये क्या है, क्योंकि वो एक साथ उसको जोड़ नहीं सकता है। तो पैकेज को फ्रेगमेंट कर दीजिए, दो दो बाइट, तीन तीन बाइट में भेजिए, हजार के इसमें काउंट में। सर्वर पता नहीं लगा पाएगा, और क्या होगा कि आप इवेड कर जाओगे, बाईपास कर जाओगे। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये एक पैकेट फ्रेगमेंटेशन का यूज करेंगे और प्रॉक्सी सर्वर का यूज करेंगे। प्रॉक्सी सर्वर से क्या होता है कि आपका एक प्रॉक्सी सर्वर का चेन बन जाता है, आईपी एड्रेस आपका बार बार चेंज होते रहेगा। तो प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज करेंगे। और आईपी एड्रेस स्पूफिंग का, आईपी एड्रेस स्पूफिंग में क्या होता है? स्पूफिंग मतलब सबसे पहले क्या होता है? स्पूफिंग मतलब किसी और के आइडेंटिटी को यूज करना, स्पूफिंग कहते हैं। तो आईपी एड्रेस स्पूफिंग में क्या करेंगे हम लोग, किसी और के आईपी एड्रेस को चुरा के अपना आईपी एड्रेस शो करके एक्सेस गेन करेंगे। क्योंकि फायरवॉल अनवांटेड चीजों को ब्लॉक कर देगा, बट जेन्युइन लोगों को पहचान के रखता है, वो जेन्युइन सिस्टम्स को, जेन्युइन आईपी एड्रेस को। सपोज एक जेन्युइन आईपी एड्रेस है 1.0.0.0, उस आईपी एड्रेस को हम स्पूफ कर लेंगे। अब आईपी एड्रेस को स्पूफ करने के बाद फायरवॉल को क्या लगेगा कि हम लोग वही यूजर हैं 1.0.0.0 वाले, और आईपी और जो फायरवॉल है हमको अलाउ कर देगा सिस्टम एंटर करने के लिए, सर्चेज करने के लिए। तो आईपी एड्रेस स्पूफिंग और प्रॉक्सी सर्वर्स और पैकेट फ्रेगमेंटेशन, इन तीन चीजों का यूज करने वाले हैं अलग अलग टूल्स के हेल्प से, जो मैं आपको प्रैक्टिकल्स में शो करूंगा।
सबको क्लियर है अभी तक? किसी को कोई डाउट, एनीवन? ग्रेट। हाँ, रिक्वेस्ट भेजने के लिए ओपन पोर्ट होना जरूरी है, बिना उसके तो आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। आपका रिक्वेस्ट तो चल जाएगा, बट वो वहां से रिस्पॉन्स आएगा कि वो क्लोज्ड है, कनेक्शन फेल्ड। फिर एक टर्म है बैनर ग्रैबिंग। बैनर ग्रैबिंग में क्या होता है, हम लोग पता लगाते हैं कि उस सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। सो बैनर ग्रैबिंग एक तरीका है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पता लगाते हैं, ताकि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाने के बाद, उसके वर्जन को पता लगाने के बाद उसमें खामियां ढूंढ सकें और उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। ओके। अगर मेरे को पता है कि वो विंडोज 7 यूज कर रहा है, तो मुझे पता है कि विंडोज 7 वनरेबल है। क्यों वनरेबल है? किसी भी सॉफ्टवेयर का नया वर्जन मार्केट में क्यों आता है? एनीवन? किसी भी सॉफ्टवेयर का नया वर्जन मार्केट में क्यों आता है? क्यों नहीं विंडो एक्सपी ही चल रहा है अभी तक? क्यों विंडोज 10 आ गया? क्यों iOS 1 से लेके iOS 14 नया आ गया? क्यों एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन आ रहा है? हाँ बिल्कुल। बग फिक्स करते हैं, सिक्योरिटीज नए नए फीचर्स लाते हैं, नए नए चीज़ों को ऐड करते हैं। प्रीवियस वर्जन में कोई ना कोई खामियां होंगी, उसको फिक्स करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, सिक्योरिटी पैच करते हैं, बिल्कुल। तो यही एक कारण होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको पता लग गया कि अरे वो यूजर तो एंड्रॉइड किटकैट यूज कर रहा है, एंड्रॉइड जेली बीन यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या? कि इंटरनेट पे जेली बीन से रिलेटेड बहुत सारे पेलोड्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे बग्स मिल जाएंगे। ओके। बिकॉज वो आउटडेटेड वर्जन है। विंडोज एक्सपी, क्यों विंडोज एक्सपी को विंडोज ने, माइक्रोसॉफ्ट ने वो कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया? बिकॉज उसमें वनरेबिलिटीज बहुत हैं। फिर भी बहुत से यूजर्स विंडो एक्सपी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि आपने अगर ये पता लगा लिया कि कोई यूजर विंडोज एक्सपी यूज कर रहा है, आपको पता है मार्केट में कितने कितने वनरेबिलिटीज हैं, कितने कितने बग्स हैं उस सिस्टम के, तो किसी भी एक पेलोड से आप उसको हैक कर सकते हो। अगर आपको चल गया पता कोई विंडोज 7 यूज कर रहा है, तो विंडोज 7 के भी बहुत सारे नोन वनरेबिलिटीज हैं। iOS iOS 10 11 की बहुत सारे वनरेबिलिटीज हैं। एंड्रॉइड किटकैट जेली बीन नॉगट, बहुत सारे वनरेबिलिटीज हैं। तो इन सारी चीज़ों का यही कारण होता है कि बैनर ग्रैबिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पता लगाते हैं। तो बैनर ग्रैबिंग मतलब अटैकर्स का एक टेक्निक जिसके हेल्प से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पता लगाते हैं सर्वर का, ताकि हम उसको फिर हैक कर सकें। अगर वो आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, आसानी से हो जाएगा। ओके। तो उसकी भी अलग अलग टूल्स हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिकल में कवर करने वाले हैं। और लास्ट में ड्राइंग नेटवर्क डायग्राम। तो हम लोग स्कैनिंग जब इतना हम लोगों ने कर लिया, तो उसको याद रखने के लिए उसका डायग्राम बनाना जरूरी है। कौन से नोड पे कौन सा सर्वर, कौन से सर्विसेज रन कर रहे हैं, कौन से पोर्ट नंबर पे कौन सा सर्विस रन कर रहा है, क्या पोर्ट नंबर 21 पे ये रन कर रहा है, क्या पोर्ट नंबर 485 पे वो रन कर रहा है। उसका डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम हम लोग सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो सॉफ्टवेयर बहुत अलग अलग टूल्स हम लोग के पास हैं, ओपी मैनेजर, द ड्यूड, नेट सर्वाइवर, नेट ब्रेन, स्पाइस वर्क्स। तो हम लोग यूज करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी मैपर। ये एक टूल है जिसका मैं प्रैक्टिकल में शो करूंगा आपको। इसके हेल्प से हम लोग मैप बनाएंगे। मैप बनाने के बाद क्या फायदा होता है कि आपको बार बार याद करने का जरूरत नहीं होता है। आपके पास एक प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन है कि ये नेटवर्क का डायग्राम है, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है। ताकि आप फ्यूचर में कुछ भी ऑपरेशन करना चाहो तो आपके माइंड में पहले से वो चीज रहे कि हाँ, नेटवर्क ऐसा है, वैसा है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ओके। तो ये थे सारे की सारी चीजें, सबको क्लियर है ये पॉइंट्स? ऑपरेटिंग सिस्टम को भी वेब की तरह, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मोबाइल ऐप हो या सर्वर हो या वेबसाइट हो, कुछ भी अलग नहीं है। सारे की सारी चीज़ों को हम लोग नेटवर्क के नाम से जानते हैं। कोई भी चीज़ जो नेटवर्क पे है, इंटरनेट पे है, उसको हम हैक कर सकते हैं। अब चाहे वो वेबसाइट हो, ऐप हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, या तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सारी की सारी चीज़ जो है वो नेटवर्क्स में आते हैं। तो किसी को कोई डाउट यहाँ पे? आई होप स्कैनिंग नेटवर्क्स का थ्योरेटिकल पार्ट्स आपको क्लियर होगा। अब इसका हम प्रैक्टिकल में मूव करेंगे, तो जो भी टूल्स का मैंने मेंशन किया उसका प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। बिल्कुल, पोर्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होते हैं। आपके विंडोज सिस्टम में भी पोर्ट्स हैं अलग अलग। आप चाहो तो अपने
विंडोज़ को भी स्कैन कर सकते हो। विंडोज़ का भी, अगर आपका विंडो लोकल एरिया से कनेक्टेड है स्टैटिक आईपी में, वो आईपी एड्रेस डाल के आप चेक कर सकते हैं आपके विंडोज सर्वर में, आपके विंडोज़ में क्या क्या इश्यूज, क्या क्या ओपन पोर्ट्स हैं, क्लोज पोर्ट्स हैं। आई होप सबको पता होगा विंडोज सर्वर के बारे में, लिनक्स सर्वर के बारे में। विंडोज़ भी एज अ सर्वर यूज होता है, लिनक्स भी एज अ सर्वर यूज होता है। तो सबके पोर्ट्स होते हैं कोई ना कोई सर्विसेज के लिए। फर्क इतना है कि आप अभी अपने लैपटॉप, अपने विंडोज में कोई सर्विसेज रन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कोई पोर्ट्स का यूज ही नहीं है। अगर आप स्काइप यूज करते हो तो वहाँ पोर्ट नंबर 80 यूज होता है। अगर आप जैम्प वैम्प यूज करते हो वहाँ भी पोर्ट नंबर 80 यूज होता है। कोई ना कोई सर्विसेज, जैसे कि ब्राउजर यूज कर रहे हो आप, आई ट्यून्स, प्ले स्टोर, कुछ भी यूज करो, वहाँ पोर्ट नंबर का इंपॉर्टेंस होता है। वाई फोन इज डिफिकल्ट टू हैक मोर देन पीसी? बिकॉज फोन बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटा सा डिवाइस है, बहुत सारे फीचर्स डाले हुए हैं उसमें, तो उसके उतने वीक पॉइंट्स नहीं है। फोन को हैक करने की कुछ ही सिंपल ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जहाँ पे हम लोग या तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, वायरस इंस्टॉल कर देते हैं, या कोई ना कोई बॉट्स यूज करते हैं, एंड्रोइड्स यूज करते हैं। ऐसे पॉसिबल नहीं है उस फोन को हैक करना जितना लैपटॉप पॉसिबल है। सबको क्लियर है? कोई डाउट? एनीवन? ओके ग्रेट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, यानी कि आपको अपना कैली लिनक्स रेडी रखना है। क्लियर है सबको? बट फिर भी आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस पीडीएफ के थ्रू एक बार और जाइए और पूरा का पूरा ध्यान से खुद से भी पढ़िए एक बार, ताकि आपको दोबारा से रिवीजन हो जाए। ओके एवरीवन, ग्रेट। और जो पेंडिंग वीडियो था इंपॉर्टेंट टर्म्स का, मैं उसको अपलोड करता हूँ। ग्रेट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंस। आप क्लास को लीव कर सकते हैं। इसका रिकॉर्डिंग भी आज कैसे भी मैं अपलोड कर दूंगा। और हैव अ गुड डे अहेड एवरीवन, बाय बाय।